दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के दूसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैव विकास या वर्गीकी क्या है। हमने उस दिन पिछले वीडियो में बताया था वर्गीकी मतलब वर्गीकरण करना, ठीक है। और निश्चित रूप से वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए है कि हम जंतुओं और पादपों का एक सही ढंग से अध्ययन कर पाएँ, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ लिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। अगर हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ था आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो उन्हीं में से हमारा एक पृथ्वी भी है। इसका मतलब यह होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही हुआ होगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई और कालांतर में मतलब कुछ समय बाद जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तब इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद हमारा एक प्रश्न अगला है कि जैसे पृथ्वी पर पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई और इसकी संकल्पना किसने दिया। तो भौतिकवाद या पदार्थवाद किसकी रचना है। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना दिया रूसी रसायन शास्त्री, मतलब रूस के एक जीव वैज्ञानिक थे या रसायन वैज्ञानिक थे, A.I. ऑपेरिन। नाम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछता है इसको। A.I. ऑपेरिन ने पदार्थवाद या भौतिकवाद के नाम से प्रस्तुत किया, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है। तो आपको ध्यान रखना है A.I. ऑपेरिन की। और इन्होंने ही सबसे पहले पदार्थवाद या भौतिकवाद की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो ये पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति हुई। जैव विकास की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया। तो ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार यूपीपीसीएस या आरओ में पूछे गए हैं। जैव विकास की परिकल्पना, सबसे पहले तो यह समझें कि जैव विकास क्या है। तो जीवन या जीवों के विकास को ही हम क्या कहते हैं, जैव विकास। जैव से रिलेटेड जहाँ भी होगा आप समझ जाइए कि वह जीवों की प्रक्रम की बात कर रहे हैं। तो जैव विकास की परिकल्पना सर्वप्रथम लैमार्क ने प्रस्तुत किया 1809 ईस्वी में। ईस्वी इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपको यह ध्यान हो कि किसने प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में इसे प्रकाशित किया गया। इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं, ठीक। विकासवाद या डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद किसे कहते हैं। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कह देता है कि डार्विनवाद को और क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वर्णवाद। तो चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद प्राकृतिक वर्णवाद की व्याख्या प्रस्तुत किया। जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, वंशागति आदि का अध्ययन ही विकासवाद कहलाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डार्विनवाद या विकासवाद क्या है, जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता कैसे आएगी या उनकी वंशागति कैसे चलती है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, विकासवाद। या पहले उनके लक्षण क्या थे, अब इनके लक्षण क्या है, इस तरह की व्याख्या। फिर अगला प्रश्न है, जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया। तो यह दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। और इसके बाद अगला है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। यह जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी
जुरैसिक चट्टानों में मिले हैं। इसका मतलब ये अब नहीं है, पहले यह एक प्रकार का पक्षी था। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। फिर अगला अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, युगलीना क्या है? तो यह एक प्रकार का पादप या जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी होती है। नियोपाइलिना क्या है? तो यह एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। अगला प्रश्न एक बार आरओ में पूछा भी गया था, प्रोटीथीरिया क्या है? तो यह निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। जैसे इकड्ना, बतख चोंची, प्लेटिपस आदि क्या हैं? प्रोटीथीरिया वर्ग में आते हैं। यह सरीसृपों व स्तनियों के बीच की कड़ी भी माना जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा आप समझने की बातें नहीं हैं। इसको जब तक आप रटेंगे नहीं, बार बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक याद नहीं होंगे। ठीक है, तो जहाँ समझना है हम समझेंगे और जहाँ रटना है वहाँ रटेंगे। जैसे डायनासोर कैसे प्राणी थे? तो ये क्वेश्चन भी पूछा है कई बार। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। तो ये एक बार पूछा था सरीसृप थे, और दोबारा आपसे पूछा था कि ये किस महाकल्प में पाए जाते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये सरीसृप थे और मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में पाए जाते थे। मैमथ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, मैमथ एक प्रकार का हाथी का पूर्वज था जो इस समय विलुप्त हो चुका है। क्रोमैग्नन क्या है? तो मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसेपियंस का सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति मानते हैं। जो क्रोमैग्नन मनुष्य है, यहाँ पे जैसे हमें ये कहना था कि क्रोमैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव को हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस का सीधा पूर्वज या आधुनिक मानव की एक उपजाति मानते हैं। ठीक, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वर्ण। ठीक, और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वर्गीकी क्या है? पिछले चैप्टर में यह प्रश्न आया था कि इसके जनक कौन थे, तो मैंने आपको बताया था कैरोलस लिनियस। अब आज आगे देखते हैं कि वर्गीकी किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहलाता है। ठीक, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानता, मतलब एक का लक्षण दूसरे में जो मिलता है, और असमानता के आधार पर छोटे छोटे या बड़े बड़े समूहों में बांटा गया है, उन्हीं समूहों को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं। आधुनिक वर्गीकी का पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। पीछे भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। अब जैसे अगर देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, लेकिन इसमें हमने देखा कि ये द्विपद नामकरण की पद्धति थी। आगे चल के अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली को दिया था। तो देखते हैं जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किसने दिया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी कि वो 5 जगत कौन से हैं। व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, पादप व जंतु जगत। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि प्रोटिस्टा में कौन से जंतु आते हैं, मोनेरा में कौन से आते हैं, कवक में कौन से आते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है, मोनेरा जगत में कौन से प्राणी आते हैं?
तो मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, आपको ध्यान रखना है ये सब, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे पूछ ले माइकोप्लाज्मा किस जगत का है, मोनेरा जगत का। जीवाणु किस जगत के हैं, मोनेरा जगत के। साइनोबैक्टीरिया किस जगत के हैं, मोनेरा जगत के हैं। इसके बाद अब हमारा प्रश्न है कि माइकोप्लाज्मा क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है। वे स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ हैं और साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन तो यापन ही करता है, सबसे सूक्ष्म जीव भी इसे ही माना जाता है। ठीक है, तो अगर कभी आए कि सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। वे स्वयं विकास करेंगे और प्रजनन करेंगे। और यह बात बहुत ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल कहते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु क्या है। तो जीवाणु अति सूक्ष्म, सरल और एक कोशिकीय आद्य जीव है। आपको ध्यान रखना है कि जीवाणु क्या होता है, एक कोशिकीय होता है और इन्हें मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, परपोषी, दूसरा क्या होगा, स्वपोषी। और आप जानते हैं कि इससे संबंधित कई प्रश्न पूछता भी है। तो आप जानते हैं जैसे ये पूछेगा कि जीवाणु में किण्वन वाली जो प्रक्रिया होती है, यह सब किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होंगे, परपोषी और स्वपोषी। स्वपोषित जीवाणु दो प्रकार के हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ठीक, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछता है, आपको ध्यान रखना है कि फलीदार पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। फलीदार मतलब जैसे आप कह सकते हैं अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन सब पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाएंगे। तो आप जानते होंगे कि अगर जैसे किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, जिसे हम नत्रजन या नाइट्रोजन बोलते हैं, तो फलीदार पौधों की जड़ों में ही या फलीदार पौधों के उत्पादन से उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और पौधों की या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं वह किस कारण होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को एकत्र करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह किस कारण होगा, राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण। इसके बाद हमारा प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत में कौन से प्राणी रहते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांशतः शैवाल, प्रोटोजोआ संघ के जीव शामिल होते हैं। शैवाल क्या होता है, तो शैवाल पर्णहरिम युक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। ध्यान रखना है, पर्णहरिम का मतलब होता है कि इसमें हरे पत्तियां टाइप्स की चीज़ें होती हैं। ठीक है, हालांकि इसकी पत्तियां चौड़ी नहीं होती। आप देखे होंगे समुद्री शैवालों में जब किसी तरह से हल्का हल्का हरे रंग का जो है वो तैरते रहते हैं शैवाल। फिर क्या है, अगला कह रहा है कवक क्या है। तो कवक पर्णहरिम रहित संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें निश्चित रूप से पर्णहरिम नहीं पाया जाता होगा और ऊतक भी नहीं पाया जाता होगा संवहन वाला, और थैलोफाइट से होता है ये परपोषी होते हैं इसकी कोशिका। और ये ध्यान रखना है, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये कई बार आपसे पूछा है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, काइटिन की।
खमीर और कुकुरमुत्ता मशरूम एक प्रकार के क्या है, कवक हैं। कवक मूल या माइकोराजा क्या है, तो माइकोराजा कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों में के मध्य सहजीवी साहचर्य को प्रदर्शित करता है। ठीक। और आज का लास्ट वीडियो प्रश्न हम लोगों का इस वीडियो का, लाइकेन या लाइचन क्या है, तो लाइकेन एक मिश्रित जीव है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है। लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। लाइकेन का किसी स्थान पर कम होना वायु प्रदूषण को दर्शाता है। जैसे अगर किसी शहरों के पास ज़्यादा वायु प्रदूषण हो जाएगा तो वहाँ पर लाइकेन कम होने लगता है। ठीक। तो ये था आज का हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और अगर इसके प्रति आपको कोई सुझाव देना है तो अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।